बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ बुज़र मौज़म। आप सब गुड मॉर्निंग। सिमराव गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं दिन आपका खैर से गुजरे और इसके साथ साथ ही मेरा ख्याल है वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरा होगा आपका, क्योंकि बारिश को एंजॉय किया है और वहीं पर थोड़ी प्रॉब्लम तो हो जाती है, लेकिन बारिश खूब हुई है। बहुत से इलाकों में बारिश ज़हमत बनी रही, लेकिन ओवर द वीकेंड जो है वो वेदर पंजाब लाहौर में खास तौर पर अच्छा रहा और उसी से कल जो इलेक्शंस हो रहे थे तो जहाँ जहाँ मौसम अच्छा था वहाँ वोटर्स को आसानी थी कि वो आराम से जाकर वोट कास्ट करके वापस आ गए, क्योंकि गर्मी नहीं थी। लेकिन इलेक्शन की गहमा गहमी और उसकी जो सियासी गर्मी थी ना वो काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में जी कैंटोनमेंट बोर्ड में इलेक्शन हुए बल्दियाती, और उस हवाले से जो रिजल्ट्स आए हैं उसके मुताबिक ऑल्दो के पाकिस्तान तरीके साहब ने 63 सीट सबसे ज़्यादा ली है, लेकिन वहीं पर नून लीग भी पीछे नहीं है और इसके साथ 59 सीट्स उनके पास, जबकि तीसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिनको टिकट्स किसी वजह से नहीं मिली या फिर वो वैसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बहुत मजबूत थे कि उन्होंने सीट जीती और मेजॉरिटी में रहे हैं जी। वो बिल्कुल टॉप ट्रेंड रहा जी कल। ये तीनों चारों पार्टीज जो हैं वो अपने अपने टॉप ट्रेंड चला रही थी और फिर उसके साथ साथ लोग जो है वो कमेंट भी कर रहे थे, कुछ वीडियोस भी सामने आ रही थी, इलेक्शन की गहमा गहमी भी देखने में आ रही थी। सो इस पे हम डिटेल में बात करेंगे कि इस तरह से पंजाब में पोजीशन क्या रही, पार्टी वाइज केपी में कैसी रही, सिंध में और बलूचिस्तान में, और इसके अलावा अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर भी आज बात करेंगे। ऑल्सो कोविड की सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल इस तरह से नहीं आ रही कि रेशो मुसलसल 6+ पर जा रही है, लेकिन वैक्सीनेशन की सिचुएशन क्या है, लोग वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं या नहीं, इस पर भी आज बात होगी। नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम पर। और जी सबसे पहले हम बात करेंगे जी कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात, गैर हतमी गैर सरकारी नतायज आ चुके हैं। भारतीय जुल्म और बर्बरियत का ताज़ा डोसियर जारी कर दिया गया। कोरोना वैक्सीन के लिए उम्र की हद कम कर दी गई। महंगाई से सताए अवाम के लिए एक और तोहफा। कौमी हीरोज फ्रॉडियों के हत्थे चढ़ गए। जी ये था अहम। और सबसे पहले कैंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात की बात करते हैं और गैर सरकारी और गैर हतमी नतायज जो सामने आए हैं उसके मुताबिक, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 63, मुस्लिम लीग नून के 59, आज़ाद उम्मीदवार 52, पीपल्स पार्टी के 17 और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 10, जमात इस्लामी के 7, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और काफ़ी गहमा गहमी देखने में आई। काफ़ी जो इंसिडेंट्स हैं वो भी पेश आए। कहीं पर कुछ उम्मीदवार भी जख्मी हुए, कहीं से कुछ शिकायत भी आ रही थी कि मौसम की वजह से कुछ डिले के साथ पोलिंग शुरू हुई, लेकिन ये इंतखाबात जो है वो 5 बजे जब पोलिंग खत्म हुई उसके बाद काउंटिंग शुरू हुई और अब तो फिर अब ये इंतखाबात के रिजल्ट तो आ चुके हैं और अभी जो रिजल्ट आए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तरीके साहब ने चूँकि अभी नंबर सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन वहीं पर नून लीग ने कैसी परफॉर्मेंस दी, पीपल्स पार्टी ने, और फिर आज़ाद उम्मीदवारों की परफॉर्मेंस कैसी थी, इस पर तजिया हम लेते हैं। अंजुम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम साहब, 212 वार्ड्स के नतायज आ चुके हैं और कैसा लग रहा है आपको? जो एक्सपेक्टेड था रिजल्ट वही रहा कैंटोनमेंट बोर्ड्स में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं? अच्छा, वैसे आम जो राय थी लोगों की तकरीबन वही रहा, लेकिन इसको एग्जैक्टली ये कहना कि जो अगले इलेक्शन होने हैं 2023 में वो रिजल्ट बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड के हैं, तो ये बड़ा मुश्किल सा दावा होगा, लेकिन इसके करीब करीब आप कहा जा सकता है। और पीपल्स पार्टी जो है वो कराची में कामयाब रही है और पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ के तकरीबन बराबर है। हालांकि तहरीक इंसाफ ने तो स्वीप किया था कराची में, 13 सीटें ली थी और पीपल्स पार्टी ने तो बहुत कम सीटें ली थी। लेकिन इसी तरह पंजाब में जो है वो मुस्लिम लीग नून ने स्वीप किया, तो पंजाब में भी अगला इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत पाएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और कराची में, क्योंकि कराची में जो सूरत हाल थी वहाँ पर तहरीक इंसाफ ने कराची के मसाइल हल करने की बात की थी। कराची का मसला पानी है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट भी पानी नहीं दिलवा सकी। वहाँ का मसला टूटी हुई सड़कें हैं, गवर्नमेंट सड़कें नहीं बनवा सकी। वहाँ ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा मसला था, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट नहीं दिलवा सकी। वहाँ बिजली बहुत बड़ा मसला था, पीटीआई बिजली नहीं दिलवा सकी। और सबसे बड़ा मसला महंगाई और बेरोजगारी का था, कि पीटीआई की नेगेटिव पॉइंट है मेरे ख्याल में, जिसकी वजह से पीटीआई का वोट नहीं पड़ा। इसी तरह पंजाब में महंगाई, बेरोजगारी और फिर जो तरक्याती काम है, ये पिछले 3 साल में जो है वो गली मोहल्लों की सड़कें, सीवरेज और दूसरे मसाइल काम नहीं हुए, सफाई के वो मसाइल ये हल नहीं कर सके। ये मतलब
पीटीआई जो है वो पंजाब में बुरी तरह से लेकिन आप देखिए अंजुम साहब, सिंध का अगर हम जिक्र करें तो पीटीआई और पीपल्स पार्टी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक इक्वल सीट्स पर हैं, 14-14 सीटें। पंजाब का मार्जिन काफी ज्यादा है, पंजाब की सीट्स भी ऑब्वियसली ज्यादा थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून 51 और आजाद उम्मीदवार 32 और पीटीआई कहीं तीसरे नंबर पर जाकर आए। तो इसका मतलब पंजाब की आवाम जो कंटोनमेंट बोर्ड है, खास तौर पर जो वहां रहते हैं लोग, उन्होंने तो बिल्कुल ही इस नैरेटिव को रिजेक्ट कर दिया कि गवर्नमेंट को मार्जिन देना है या टाइम देना है। कराची में भी ऐसा ही है, अब सिंध में भी ऐसा है। सिंध में देखें कंटोनमेंट बोर्ड जो है वो लाड़काने और बाकी अंदरूनी सिंध नहीं है, कंटोनमेंट बोर्ड कराची में ही बेसिकली है। तो कराची में पीटीआई ने स्वीप किया था और पीपल्स पार्टी ने स्वीप नहीं किया था, बहुत कम नशिस्तें ली थी। पीटीआई की रेपुटेशन खराब हुई है। अच्छा, अब वो जो दावा कर रहे थे कि पीटीआई 2023 से पहले ही जो है वो इंतखाबात करा लेगी क्योंकि उसकी सूरत हाल बहुत अच्छी नजर आ रही है, तो वो इस गलतफहमी पीटीआई 23 से पहले इलेक्शन नहीं कराएगी। मुझे तो लग रहा है ये आम लोकल बॉडी इलेक्शंस भी नहीं कराएंगे, जो हालात नजर आते हैं वो तो हाथ खड़े कर देंगे। पीटीआई की जितनी पिटाई हुई है कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में, वो शायद लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन भी ना कराए। पिटाई हुई है और खैर वो तो बलदियाती इंतखाबात के जब ड्यू होगा टाइम तो हम बात कर लेंगे। ये बताएं कि जो रिफ्लेक्शन होता है बलदियाती इंतखाबात में, जिस तरह से अभी नजर आया पंजाब में 2018 में नून लीग बड़ी तगड़ी थी और अभी भी लग रहा है कि वही सिचुएशन है, बल्कि उससे बेहतर हो गई क्योंकि पीटीआई ने परफॉर्म नहीं किया। केपी में सिचुएशन वही की वही है, पीटीआई ऑल दो पूरे मुल्क में जो परफॉर्मेंस है सबके साथ है, लेकिन पीटीआई वहाँ पर लीड कर रही है, अभी भी बड़े मार्जिन से कर रही है। पंजाब में, सिंध में सिचुएशन पीटीआई की कम, केपी में ज्यादा, ये क्या वजह नजर आती है आपको? देखिए पीटीआई, देखो खैबर पख्तूनख्वा में तो पीटीआई को कोई मुकाबला ही नहीं था। वजह इसकी क्या है? और लेकिन पेशावर में पीटीआई ने स्वीप नहीं किया, और स्वीप तो नहीं है, स्वीप नहीं किया। अच्छा, और लेकिन मेजॉरिटी सीट और पीपल्स पार्टी ने पेशावर में भी सीटें ली हैं। इस तरह से अब ये कहना कि एग्जैक्टली वो सूरत हाल नहीं है। अब अभी 2 साल बाकी हैं और इन 2 सालों में महंगाई और बेरोजगारी जो है वो अगर कम ना हुई तो मैं नहीं समझता कि खैबर पख्तूनख्वा में भी पीटीआई की जो है वो मकबूलियत रहेगी। और पंजाब में और सिंध में जो है खैबर पख्तूनख्वा इसकी पीटीआई की मकबूलियत जो है वो मुतासिर नजर आती है। और अगर मजीद 2 साल महंगाई रही ऐसे ही तो बहुत ज्यादा मुतासिर होगी। बिल्कुल सर, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एंटी पीटीआई वोट जो है उसका फायदा डेफिनेटली बाकी गवर्नमेंट्स बाकी जो पार्टीज हैं वो उठा लेती हैं। आपकी ये बात ठीक है। और एक और बयानिया भी गलत साबित हो गया। नॉर्मली ये कहा जाता है लोकल बॉडी या कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें रिफ्लेक्शन आती है, जिसकी गवर्नमेंट होती है मेजॉरिटी सीट उसके पास जाती है, तो ये बयानिया भी गलत हो गया। ऐसा हो नहीं सका। पंजाब में तो खास तौर पर नजर आया सामने, पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट थी लेकिन उसके बावजूद जो है वो लोगों ने एंटी पीटीआई वोट डाला और 51 सीट्स ले गए वो। अब दूसरी तरफ जो एक बड़ा इशू है 2023 के इंतखाबात को लेकर, वो है इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से, जिसमें ईवीएम मशीन बहुत डिस्कस की जा रही है। अब एतराजात लगा दिए इलेक्शन कमीशन ने। अब बजाय इसके कि उन एतराजात को दूर करने के लिए काम किया जाए, इलेक्शन कमीशन को ही कटहरे में खड़ा कर दिया गया है। देखिए ईवीएम मशीन जो है इसमें जो है इसके सॉफ्टवेयर में धांधली होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है वो पाकिस्तान में कौमी असम्बली के 272 हल्के हैं और तकरीबन इसके डबल कुछ 600 हल्के जो है सूबाई असम्बलियों के हैं। तो 900 सॉफ्टवेयर अलग अलग बनाने पड़ेंगे। अच्छा, अब 900 सॉफ्टवेयर जो है और उस 900 दफ़ा उसमें इंस्टॉल होगा। उस इंस्टॉलेशन के अंदर सॉफ्टवेयर में कोई भी धांधली की जा सकती है, सॉफ्टवेयर के अंदर गुंजाइश है। अंजुम साहब, मेरा सवाल ये तो हम बात कर भी चुके हैं जब 37 एतराजात आए थे। सवाल ये था कि पीटीआई उनको दूर करने के बजाय या मिलकर बात करने के बजाय इलेक्शन कमीशन को ही तनकीद का निशाना बना रही है। कभी करप्शन के इल्जामात, कभी वो करना नहीं चाहते। इस तरह के बयानात कहीं मतनाज़े नहीं बना देते? इदारों की इज्जत तो सबकी करनी है। पीटीआई जो है वो हाइपर हो गई है, जज्बाती हो गई है, वो गालियां दे रही है, वो गंदी बातें कर रही है, वो इलेक्शन कमीशन को जो है आग लगाने की बात कर रही है, कह रही है उन्होंने पैसे पकड़े हैं। मतलब हर वो घटिया और गंदी इल्जाम जो है इलेक्शन कमीशन पे लगा दिया जो नहीं होता है ना, जब कोई बात ना माने तो करप्ट है, वो जो हमारे साथ मिला नहीं, वही बात। जज्बाती क्यों है? इसकी जज्बाती होने की वजह इतना पर्सनल क्यों ले रहे हैं? हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जज्बाती इसलिए है कि इनका ख्याल ये है कि 90 लाख वोट तकरीबन गालियां तो नहीं निकाली हैं साहब ऐसे, मतलब आपको थोड़ी बात ज्यादा एक्सटेंड करेंगे ऐसा नहीं। उन्होंने पैसे पकड़े हैं एक आदमी को, इससे करप्शन से बड़ा गंदी गाली क्या देंगे आप? इन्होंने कहा पैसे पकड़े हैं और गाली क्या होती है? माँ बहन की गाली आप कह रहे हैं वो नहीं दी, लेकिन बाकी सारी गाली दी। चलें हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। पीटीआई हाइपर हुई भी है, क्यों हुई है? रिएक्शन भी दे रही है। रिएक्शन क्यों दे रही है?
ये इसकी एक जो सबसे बड़ी वजह है कि बाहर 90 लाख वोट है। पीटीआई का ख्याल है कि वो 90 लाख वोटर जो है वो पीटीआई के हामी और हैं भी, लेकिन अगर वो असल में पीटीआई कोशिश कर रही है कि इंतखाबी कानून में इस्लाहात के जरिए वो उन तारीखे वतन के वोट्स मिल जाएंगे और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का अगर 90 लाख वोट पीटीआई अगर पड़ गए तो पीटीआई स्वीप कर जाएगी। लेकिन एक मिनट इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि उन 90 लाख लोगों को वोट डालने का हक नहीं होना चाहिए। उसकी वजह वो एक अलग टॉपिक है कि बाहर के लोगों को मिलना चाहिए वोट का हिस्सा है। नहीं, ईवीएम अलग है, ईवीएम का हिस्सा है। वाले लोग हैं वो अब वोटिंग करते हैं या नहीं करते वो एक अलग इशू है, लेकिन इंतखाबी इस्लाहात के अंदर ही आता है, नो डाउट। ईवीएम का हिस्सा है वो बैरून मुल्क से वोट डालना। अब भाई बात यह कि जो पाकिस्तान में रहता नहीं है ना आइंदा पाकिस्तान में रहना है, उसको वोट देने का हक कैसे दे देंगे? और बहस है, इस पर किसी और दिन बात कर लेंगे। अभी ये मुझे बताइएगा, ईवीएम अब चूंकि गवर्नमेंट ने कह दिया कि जी हमने हर सूरत 2023 का इलेक्शन इसी के थ्रू कराना है, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा, वोटिंग होगी। ये जो तनकीद कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, ये तो अलग मामला है, ये आईनी मामला है, क्या होगा इसके बाद देखेंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि ये वाकई वो अप्रूव करा लेंगे पार्लियामेंट से और फिर ये ईवीएम के थ्रू ही इलेक्शन होंगे 2023 के? देखिए, ये अप्रूव करवा लेंगे इसलिए कि मुश्तरका कौमी असम्बली से ये पास करवा चुके हैं। मुश्तरका इजलास में मेजॉरिटी इनकी है पीटीआई की, ये वहाँ पास करवा लेंगे। और अगर अपोजिशन इसको अपोज करेगी तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के करवाने के तरीके में अगर अपोजिशन को साथ ना लिया गया, उनका वोट अपोजिशन में रहा और वो इसकी तनकीद करते रहे, तो अगले इलेक्शन पे जो है वो एक दाग आएगा, एक धब्बा आएगा, एक तलखी आएगी। और वो तलखी कितनी हौलनाक हो सकती है, कितनी नुकसानदेह हो सकती है, उसका अभी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, जमहूरियत के लिए बड़ी ख़तरनाक बात है कि आप एक ऐसी इंतखाबी इस्लाहात करें, एक ऐसा इंतखाबी कानून नाफिज करें जिस पे पूरी अपोजिशन जो है वो अपोज कर रही हो और आप इवन जिसका मेजर स्टेक होल्डर है इसमें, इलेक्शन कमीशन जिसने इंतखाबात कराने हैं, वही राजी नहीं है। उसके बावजूद अगर आप अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे तो कहीं ना कहीं ये जो डाउट्स है ना, ये और मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान की तरक्की को ये जो है पाकिस्तान की तरक्की को, पाकिस्तान की इस्तेहकाम को, पाकिस्तान की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचेगा इस कानून से। बिल्कुल सही। अच्छा, जहां पर हम कवानीन की बात कर रहे हैं, बिल्स की बात कर रहे हैं, वहीं पर एक चीज जिसके ऊपर बहुत ज्यादा एतराजात मीडिया हाउसेस की तरफ से आ रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है जो मीडिया अथॉरिटी बिल लाया जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और धरना दिया, ये पूरी सिचुएशन जो है ना, वो लग रहा है कि गवर्नमेंट तो बिल्कुल सुनने को तैयार। देखिए, मीडिया अथॉरिटी बिल जो है वो पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की सियासत को तबाह करने की कोशिश है। आप जब अगर इमरान खान कहते रहे हैं रूल ऑफ लॉ, कहते रहे रूल ऑफ लॉ रियासत मदीना की बुनियाद थी, और ये खुद भी रूल ऑफ लॉ के बगैर जो है वो ना तरक्की हो सकती है ना माशी बेहतरी आ सकती है। और जहां पे मीडिया की आजादी ना हो वहां रूल ऑफ लॉ नहीं रह सकता। जहां मीडिया की आजादी ना हो वहां मेरिट नहीं रह सकती। जहां मीडिया की आजादी ना हो वहां शफाफियत नहीं रह सकती। जहां शफाफियत ना हो वहां मईशत तरक्की नहीं कर सकती। और ये पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। ये मीडिया की पाबंदियां जो है वो पाकिस्तान को अंधेरों में ले जाने की, पसमानदा करने की कोशिश है। खान साहब तो जब अपोजिशन में थे तो कहते, और अब जब वज़ीर आज़म बने हैं उन्होंने कहा है कि हम अपोजिशन में थे तो हमें तगड़ी अपोजिशन की वजह यही मिली कि आज़ाद मीडिया मिला, और इसी मीडिया की वजह से हम इमरान खान वज़ीर आज़म बने। ये भी वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कई प्रोग्राम्स में। तो अब उसी सिचुएशन कंटेनर पर चढ़कर उन्होंने कहा नहीं था कि अगर पीटीआई का शऊर या ये तमाम पॉलिटिकल शऊर अवाम में आया तो उसका क्रेडिट मीडिया को जाता है। खुद कहा उन्होंने। अब ये सिचुएशन सारी बदल क्यों गई? ये इंसान की बुनियादी खसलत में है कि वो सच बोलता है और अपनी कही हुई बातों पे खड़ा रहता है। जब वो इख्तियार में नहीं होता। बड़ी बेईमानी है कि आप अपोजिशन में रहते हुए कहें कि मीडिया को आजादी देंगे और जब आप गवर्नमेंट में आए तो आप मीडिया का गला दबा दें। ये इंसान की बुनियादी इक़दार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। ये पाकिस्तानी माशरे को अंधेरों में ले जाने की कोशिश है। ये पाकिस्तान की मईशत को जो पहले ही तबाह हाल है। ये इशूज अंजुम साहब की बात हमने ये पहले भी हम इस बार डिस्कस कर चुके। अब ये चूंकि सहाफ़ी अब देख रहे हैं सड़कों पर भी हैं, इस्लामाबाद में आज पार्लियामेंट से खिताब करना है सदर आरिफ अलवी ने, उनके सामने इस वक्त एहतजाज करने के लिए पार्लियामेंट के सामने ये सहाफ़ी मौजूद हैं। क्या असर होगा इसका, आपको लग रहा है? भाई पाकिस्तान इसके साथ हैं, पाकिस्तान के मजदूर इसके साथ हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें इसके साथ हैं। पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि मीडिया का गला मत दबाओ, और पूरी दुनिया बता रही है कि मीडिया का गला दबाने से पाकिस्तान का नुकसान होगा। लेकिन ये अगर धांधली करेंगे, ये अगर लाठीचार्ज करके जेलों में डाल के
मार के, तशद्दुद करके, गले दबा के अगर ये कानून पास कर लेंगे तो ये पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा, इसमें सिर्फ आज़ादी सहाफत पर कदगन नहीं लगाई जा रही, बहुत से पॉइंट्स हैं जो डिस्कस हो सकते हैं, जैसे जुर्माने जिस तरह से रखे हैं और जिन बेसिस पर रखे हैं वो डिसाइड कौन करेगा, हाई कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकेंगे, मतलब इस तरह की बहुत से इश्यूज हैं जिसमें इदारे भी इन्वॉल्व होते हैं। तो आपकी बात सही है कि ऑपोजिशन से लेकर अदलिया तक जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। जैसे मीडिया बेल अथॉरिटी आप इस तरह से ला रहे हैं जैसे डेमोक्रेसी नहीं है, एक डिक्टेटरशिप है और जो आपकी मर्जी आ रही है आप वो कर रहे हैं। थैंक यू अंजुम शीता, आपका बहुत शुक्रिया। हमें नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान ने किस तरह से तफसीलन बताया कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म, बर्बरियत और जंगी जराइम का ताज़ा तरीन डोजियर देते हुए इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शाह महमूद कुरैशी ने और कहा कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जहारियत पर डोजियर तैयार कर लिया है, जिसमें भारत के असल चेहरे को बेनकाब किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत के मकबूजा कश्मीर में जराइम पर मबनी ये डोजियर 131 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसमें जाली मुकदमों, खवातीन की के साथ ज्यादती, गुमनाम कब्रों के ठोस शवाहिद भी मौजूद हैं। और उन्होंने कहा कि 3 अब्वाब पर मुश्तमिल डोजियर में भारतीय जंगी जराइम का भी तस्करा किया गया है और 113 हवाले दिए गए हैं, जिसमें 26 हवाले इंटरनेशनल मीडिया की जायजा रिपोर्ट्स हैं, 41 हवालों में भारतीय मीडिया और थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स का जिक्र किया गया है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ 32 हवाले इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स तंजीमों के हैं। इसके अलावा डोजियर्स में 14 हवाले पाकिस्तान ने भी दिए हैं। और वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा है कि मुस्लिम इलाके को अक़लियत बनाया जा रहा है और ये भी कहा कि भारत के 9 लाख फौजी मकबूजा कश्मीर पर तमाम ये सिचुएशन को देख रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि मुसल्लल किए गए हैं जुल्म और आज़ाद मुबस्सिरीन को मकबूजा वादी में जाने की इजाज़त नहीं है। और फिर ये भी कहा गया कि किस तरह से भारत कश्मीर में जुल्म कर रहा है और ये इंटरनेशनली देखा भी गया है, बताया भी गया है और इंशाल्लाह जिस तरह से पाकिस्तान गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है पूरी दुनिया इस पर जरूर अब जवाब देने पर मजबूर हो जाएगी। बिल्कुल खामोश नहीं बैठेंगे जी, क्योंकि भारत का ये वतीरा बहुत पुराना है। हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और जिद्दोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी से जोड़ा जाता है। जो भारतीय डिजाइन की तफसीलात भी इस डोजियर में शामिल की गई हैं। मकबूजा कश्मीर में मासूम लोगों को फंसाने के लिए उनके घरों में असलाहा रखा जाता है और किस तरह से उस वादी में अपने लोगों को लाकर बसाया जा रहा है और ये जताया जा रहा है कि कश्मीर कश्मीरियों का नहीं बल्कि भारत का है। तो ऐसा होगा नहीं और ये जिद्दोजहद आज़ादी जो है कश्मीरियों की जारी और सारी रहेगी, जिसमें अल्लाह ताला जो है वो उनका अमीन है और पाकिस्तान हमेशा उनके साथ खड़ा है। वो चाहे किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में आवाज़ बुलंद करने के हवाले से हो या अपने कश्मीरी बहन भाइयों के जुल्म और बर्बरियत जो उन पर ढाए जा रही हैं उसके खिलाफ खड़े होने के हवाले से हो। कश्मीर पाकिस्तान का है और ये हकूक कश्मीरियों को चाहिए हैं एज अ सिटीजन, जो उनको तमाम वो आज़ादी चाहिए। अगर भारत ने वो देखनी है तो अपना मकरू और मुनाफिकत भरा चेहरा लेकर आकर आज़ाद कश्मीर में देख सकता है कि किस तरह से वहाँ पर आज़ादी के साथ कश्मीरी रह रहे हैं और मकबूजा कश्मीर में बच्चे बच्चे को पता है कि भारत किस तरह से उन पर जुल्म ढा रहा है। बिल्कुल, और यही नहीं, जिस तरह से पूरी दुनिया में ये बात वाज़ेह है कि अफगानिस्तान में भारत ने क्या अज़ाइम रखे हुए थे। भारत का जो मकरू चेहरा है वो दुनिया के सामने बेनकाब इस तरह भी हुआ है कि भारत आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश के 5 कैंप चला रहा है। ये बात तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आसिम इफ्तिखार ने की है और उन्होंने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में 8226 इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त की गई और ये कब्रें वो हैं जो भारतीय फ़ौज ने बेगुनाह कश्मीरियों को कत्ल करके बनाई थी और इन तमाम अफराद को बेदर्दी से शहीद किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने यह भी बताया कि भारतीय अफवाज ने 239 टारगेट सेल कायम कर रखे हैं। 2014 के बाद 30,000 अफराद को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मकबूजा कश्मीर में 231 अफराद को बिजली का करंट लगाया गया। भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर में केमिकल हथियार का इस्तेमाल किया गया और पैलेट गन्स तो वहाँ पर ऐसे इस्तेमाल की जाती हैं कि छोटे छोटे बच्चों के जिस्मों पर, चेहरों पर निशानात नजर आते हैं। उनका यह भी कहना था कि भारतीय फौज ने 3,800 से ज्यादा खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया। इतना अरसा वहां पर जराए मवासलात बंद रहे, मेडिकल एड वहां पर नहीं दी गई कश्मीरियों को, उनके लिए खाना पीना बेसिक नेसेसिटीज जो हैं वो जिंदगी की वो तंग कर दी गई हैं। तो फिर कहां का कश्मीर भारत का है, कहां पे वहां लोग जो हैं वो आज़ादी के साथ सांस भी ले सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है और बरतानी अखबार के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में 8 से 10 हज़ार अफराद लापता हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि मकबूजा कश्मीर में 2014 से पैलेट गन्स इस्तेमाल की गई हैं। पैलेट गन से 15,000 से ज़्यादा अफराद
अब तक जख्मी भी हुए हैं। और ये भी बताया गया कि मकबूजा कश्मीर में 2014 से अब तक 15,495 मुहासरे और सर्च ऑपरेशन किए गए और भारत की तरफ से 13,000 बच्चों को कैद भी रखा गया है। आसिम इफ्तिखार ने यह भी बताया कि भारत के 6 ऐसे ड्रैकोनियन कवानीन हैं जो कि किसी भी शख्स को दहशतगर्द करार दे सकते हैं। और भारत दाइश के 5 तरबीती कैंप भी चला रहा है और भारत की तरफ से दाइश के तरबीती कैंप चलाना तशवीशनाक है और ये सिचुएशन पूरी दुनिया को देखनी चाहिए। और रिसेंट भी पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने अफगानिस्तान में क्या किया, मनगढ़ंत खबरें चलाई, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया और वो बिल्कुल मुंह की खाना पड़ी। जब सब कुछ वाजे हो गया कि वो सब झूठी खबरें थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। पंचशेर में भारत ने जो बात की कि पाकिस्तान ने वहाँ पर स्ट्राइक्स किए हैं, इसके अलावा पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट किस तरह से बताई गई, वहाँ पर पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज करवाए गए, स्पॉन्सर किया गया, ये सब कुछ अब भारत का जो इकदाम है वो पूरी दुनिया में अपनी गलतियों से अभी भी नहीं सीखा। गेम्स की वीडियो दिखा के या पुराने जहाज़ों की तस्वीर दिखा के ओवर द वीकेंड उनके जो एक रिटायर्ड जनरल हैं और कुछ फौजी हैं वो तस्वीर शेयर कर रहे थे हमारे अदाकार शान और जो सिंगर हैं उमैर जायसवाल, और एक मूवी का वो शॉट था जो उन्होंने शेयर किया और उसमें कहा कि ये पंचशेर में शहीद हो गए हैं और उनको कहीं जो है वो उनकी तकफीर की जा रही है छुपाकर। मतलब अपना मजाक इंडिया खुद बना रहा है, जिस पर शान ने भी ट्विटर पर रिस्पॉन्ड किया कि हेलो फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, और फिर उमैर जायसवाल ने जवाब दिया। तो ये तो लिमिटेशंस हैं जहां पर वो रहकर सोचते हैं कि अपने से बाहर देखते ही नहीं है कि असल में उनका अपना मजाक बन गया। एक ब्रेक फिर मिलते हैं। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। कोविड के सिचुएशन की बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटों में 67 पेशेंट्स जो हैं वो जान की बाजी हार गए, जबकि पॉजिटिव रेशो जो है वो 5.62% रही। और ओवर द वीकेंड जो है ये परसेंटेज रिवाइज हुई है, जो मुसलसल 6+ पे जा रही थी, अब अंडर 5 जो है मुसलसल 3 दिन से बिल्कुल मुसलसल 3 दिन से 6 से नीचे है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से है कि जी अब उम्र की हद कम करके 15 साल कर दी गई। हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है, इस हवाले से भी अहम फैसला है, जबकि इस्लामाबाद और बाकी शहरों में भी कोरोना वैक्सीन के लिए तेज़ी भी देखी गई है। हम बात करेंगे इस हवाले से डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जो ओवरऑल सिचुएशन है कोरोना की वो तो सबके सामने है कि 6 के अराउंड पॉजिटिव रेशो चल रही है काफ़ी दिन से। वैक्सीनेशन के हवाले से एज को रिवाइज़ किया गया है, इस पर क्या फ़ैसला किया गया, तफसील से थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा, क्यों ऐसा किया गया? देखिए जी, एक तो हमने ये देखा है कि जो डेल्टा वेरिएंट है और इस वक्त ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, और जैसे जैसे ये वायरस म्यूटेट कर रहा है, इसकी चेंज हो रही हैं इसकी क्वालिटीज़, तो उसके अंदर ये कि ये बच्चों को अब इफेक्ट कर रहा है। तो जिस तरह से आपने देखा है कि जब हम लोगों ने वैक्सीनेशन स्टार्ट की थी तो उसी वक्त हम इस पैटर्न को फॉलो कर रहे थे कि हम एज वाइज नीचे आ रहे थे। शुरू में बच्चों के लिए कोई वैक्सीन्स जो थी 18 साल से कम उम्र के लिए वो अप्रूव नहीं थी, मगर अब कुछ अरसे से ये फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन जो है ये 18 साल से कम उम्र यानी 12 से 18 साल के बच्चों के लिए इसको दुनिया में अप्रूवल मिल गया है इमरजेंसी यूज़ का। तो इसलिए अब ये वाली वैक्सीन्स जो हैं वो अब हम लोग ग्रेजुअली एज वाइज जो है 18 से पहले 17 साल प्लस के बच्चों के लिए खोली गई थी और अब 15 साल से 17 साल के दरमियान वाली एज के लिए भी खोल दी गई है, और ग्रेजुअली इंशाल्लाह ताला इसको और नीचे भी लाया जाएगा ताकि बच्चों को भी महफूज किया जाए। डॉक्टर साहिबा, क्या हम इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं? WHO की रिकमेंडेशन है इसमें। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि छोटे बच्चों को अगर हम वैक्सीन लगवाएंगे तो कहीं उसके रिएक्शंस जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना आ जाएं। नहीं जी, ये देखिए इसीलिए ये थोड़ा सा डिले हुआ है इसके अंदर पूरी दुनिया में बच्चों की वैक्सीनेशन, क्योंकि इसकी क्लिनिकल ट्रायल्स और इसका सेफ्टी डाटा जो है उसको इंश्योर किया जा रहा था। तो अब ये डाटा जो है ये हमारे पास मौजूद है और पूरी दुनिया के अंदर ये जो है ये एक्सेप्टेबल है और अप्रूव है कि 12 से 18 साल के बच्चों को फाइजर और मॉडर्ना, अभी बाकी वैक्सीन जो हैं वो बच्चों के लिए उनका अप्रूवल नहीं मिला, पर इन 2 वैक्सीन का अप्रूवल जो है वो हो चुका है और इसका सेफ्टी डाटा और इसके तमाम क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट्स जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। उनको हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने भी स्टडी किया है और तब उसको सेफ डिक्लेयर करके तो ये वैक्सीनेशन ठीक है। डॉक्टर साहबा, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि WHO को फॉलो किया गया। अगर आप क्विकली बता सकें जो वैक्सीनेशन के टारगेट्स हैं क्या वो भी रिवाइज हुए? क्योंकि आपने बताया था कि 7 से अब 8 करोड़ कर दिया है, अब बच्चों को शामिल करेंगे तो वो भी बढ़ाए। जी देखिए, इंशाल्लाह ताला ग्रेजुअली जाहिर है जब एज ग्रुप, क्योंकि ये हमारा वो डाटा था जो 8 करोड़ अवाम जो था उस वक्त एलिजिबल
पॉपुलेशन 18 प्लस को हम कंसिडर कर रहे थे, जी। पर अब एलिजिबल पॉपुलेशन जाहिर है कि वो नीचे आ गई है, तो डेफिनेटली इसकी रेट में भी इजाफा किया जाएगा। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक बात आपने कही कि डेल्टा वेरिएंट मौजूद है जो बच्चों को भी इफेक्ट है, तो आपने न सिर्फ अपना ख्याल रखना है बल्कि अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है और वैक्सीनेशन लगवानी है। और वैक्सीनेशन का ये अमल पाकिस्तान के पूरे शहरों में बड़ी तेजी से जारी है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ जो आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान के तमाम शहरों में बड़ी तेजी से जारी है, उसमें हर शहर के एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अहम रोल होता है कि वो अपने शहर में इसको मॉनिटर करे। वैक्सीनेशन के हवाले से अगर किसी के तहफ़्फ़ुज़ात हो तो उसको भी दूर करे। इस्लामाबाद में 50% से ज़्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। इसके साथ साथ लाहौर में भी बड़ी तेज़ी से नंबर्स रोज़ाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। वहीं पर शेखुपुरा शहर है जहाँ पर बड़ी तेज़ी से इस पर भी काम हो रहा है। वहाँ की सिटी डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट है जिसमें डिप्टी कमिश्नर असगर जोया साहब हैं वो भी इसको लीड कर रहे हैं और बड़े बेहतरीन अंदाज से कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं उनको भी देख रहे हैं और जाकर चेक करेंगे कहीं पर किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। सही, और जब लीडर खुद एक्टिव हो तो लोग जो है वो मुतहरिक हो भी जाते हैं और इंस्पायर भी हो जाते हैं। असगर जोया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीसी शेखुपुरा, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डीसी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरली ये सोचा जाता है कि छोटे शहरों में शायद अवेयरनेस उतनी नहीं है और लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, लेकिन शेखुपुरा से जो नंबर्स वैक्सीनेशन के आ रहे हैं, जो लोग लगवा रहे हैं, वो काफ़ी हौसला अफजा हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? जी थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल जिस तरह आपने बात की है बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। हमारी टोटल जो टारगेट पॉपुलेशन थी जब से ये 17 यानी 15 से 18 वाला एज ग्रुप शामिल नहीं था तो वो 21 लाख थी। ओवरऑल 34 लाख पॉपुलेशन है एज पर सेंसस जो है शेखुपुरा की। तो इसमें से मैं अगर आपको फिगर अभी बताऊं तो 8 लाख के करीब लोग जो है वो फर्स्ट डोज अभी तक एडमिनिस्टर कर चुके हैं, जबकि कोई 2,30,000 के करीब लोग हैं जो सेकंड डोज यानी फुली वैक्सीनेटेड हैं। तो 31 दिसंबर का टारगेट है इस हवाले से जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है एंड वी आर राइट डायरेक्ट, और इसमें अभी तक काफ़ी इनकरेजिंग फिगर है इस हवाले से। ठीक है, इनकरेजिंग फिगर्स हैं। तो असगर जो है साहब ये बताइएगा प्लान क्या है, क्योंकि अब तो बच्चों को भी शामिल कर लिया गया 12 से 18 के दरमियान। फिर ये भी कहा जाता है कि मोबाइल वैक्सीनेशन भी होंगी, सेंटर्स में जाकर खुद भी लोग लगवाएं, घरों पर तक भी सहूलत मुयसर हो। तो आपके जो शहर में आपने क्या प्लान बनाया, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करवाना है? इसमें जी हमारे पास 17 हमारे जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, सीवीसी जो हैं वो काम कर रहे हैं, फिक्स सेंटर जिसको आप कह सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारी मोबाइल टीम्स भी फील्ड में रहती हैं, जिस अभी आपने बात की है कि उनकी आउटरीच हमने बढ़ाई थी। इसको मद्देनजर रखते हुए कि लोग जो है इनिशली जो है वो इतने वैक्सीनेशन के हवाले से या तो वो ट्रैवल नहीं कर पाते थे उन वैक्सीनेशन सेंटर तक, या शायद वो कुछ थोड़ा सा उनके जहन में जिस तरह होता था कुछ र्यूमर चलती रहती थी जी। तो उस हवाले से हमारे जो लोग हमारी जो मोबाइल टीम थी उन्होंने वो सेशन भी रखे, अवेयरनेस सेशन भी रखे। हमने मीडिया के थ्रू भी लोकल हमारे जो केबल थी, हमारे जो लोकल लेवल पे मीडिया की एक्सेस थी, उसके थ्रू भी हमने काफी हद तक लोगों को ये मैसेज डिसिमिनेट किया कि र्यूमर के ऊपर ना आप जाएं और बल्कि ये करें। इसमें मैं एक आपसे जरूर शेयर करना चाहता हूँ एक चीज जो है कि ऑन एवरेज अगर मैं आपको बताऊं जो हमारे पास पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है जब कोरोना की वजह से, तो उसमें से 85 to 90% वो पेशेंट है जो अनवैक्सीनेटेड है। 5 to 7 वो पेशेंट है परसेंट बनता है जो पार्शली वैक्सीनेटेड आई मीन के पहली डोज ली है। हार्डली 2 से 3% वो पेशेंट है जो क्रिटिकल होता है जो वैक्सीनेटेड है। तो अगर इसको देखा जाए तो मैं बिल्कुल आपके तरफ से भी अपील करूंगा कि जी अभी तक हमारा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है, जो पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में आता है उसमें फुली वैक्सीनेटेड पेशेंट जो है ना उसका नंबर 2 से 3% है, मेरा जो मेजॉरिटी है वो अनवैक्सीनेटेड है। तो आवाम से भी अपील है कि वो वैक्सीनेट हों ताकि बिल्कुल सही। आपने स्टेटिस्टिक्स के साथ जो है वो लोगों को रिक्वेस्ट किया है। क्विकली अगर डीसी साहब ये बता दीजिएगा कि अब 15 साल से 18 साल तक के उम्र के लोगों को फाइजर या मॉडर्ना लगेगी, तो क्या स्टॉक्स अवेलेबल हैं? अगर बच्चे आते हैं, इस उम्र के लोग आते हैं वैक्सीन करवाने, तो उनके लिए स्टॉक मौजूद है वैक्सीन का? जी हमें मिल गया जी। इस हवाले से जो है ना डे बिफोर यस्टरडे ही हमारे पास सप्लाई आ गई थी वैक्सीन की, और आज से जो है ये एडमिनिस्टर होना स्टार्ट हो गई है फाइजर मॉडर्ना जो बच्चों के हवाले से जो आपने बात की है। तो इसमें कोई इशू नहीं है जी, वो बिल्कुल तभी प्लान हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से जब ये इसकी इंश्योर की गई है सप्लाई तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, इस चीज़ को इंश्योर किया गया है। असगर जोया साहब गुड लक और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया और बताया कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त शेखुपुरा में तमाम वैक्सीनेशन को मॉनिटर करवा रही है। बिल्कुल, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे जी एक और खबर की तरफ जिसे देखकर मुझे ओवर द वीकेंड बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि हम अपने कौमी हीरोज़ को भी नहीं छोड़ते हैं और फ्रॉडियों ने उनको भी लूट लिया। वफाकी वजीर का पर्सनल स्टाफ बनकर ओलंपियन से लाखों रुपए हत्या। इंतहाई अफसोसनाक ये खबर है जी। नौसर बाज से
जिन्होंने वफाकी वजीर का पर्सनल स्टाफ बनकर कोपेमा शहरोज काशिफ, जिनसे हमने मुतअद्दिद बार बात भी की है, वो बड़े ज़बरदस्त कोपेमा हैं और उनके साथ साथ बिल्कुल और उसके साथ साथ ओलंपियन तलहा तालिब से टेलीफोन पर रब्ता किया, उन्हें हुकूमत की तरफ से गाड़ी तोहफे में दिए जाने की खुशखबरी सुनाई, जिसके बाद वो इस झांसे में फंस गए और कार गिफ्ट के नाम पर तलहा तालिब से उन्होंने 3,60,000 रुपये, जबकि शहरोज काशिफ के वालिद का कहना है कि उनसे 2,85,000 रुपये जमा करवाने का कहा गया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है और इस चीज़ को मॉनिटर करना चाहिए, इन मुलजिमान को गिरफ्तार करना चाहिए। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म सिटीजन पोर्टल पे बाकायदा शिकायत तो दर्ज करती गई है शहरोज काशिफ के वालिद की तरफ से, उन्होंने FIA से भी रब्ता किया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक तो लोग खुद अवेयर नहीं होते कि बगैर जांच पड़ताल के, बगैर तफ्तीश के आप किसी से मिले नहीं हैं या आपने कोई कार्ड नहीं देखा या कोई इदारा महकमा बैक पे है या नहीं है, आपने पैसे दे दिए, और जो फ्रॉड कर रहे थे उनके ऊपर तो इंतहाई अफसोस है कि आप अपने हीरोज को। अच्छा, आपको देखें, इसी से जुड़ी बात है कि अक्सर आप देखते हैं आपको मैसेज आते हैं, नामी प्रोग्राम हो थ्रू आ जाता है। मैं उस दिन आपको बता रही थी कि मेरा पता नहीं 10 लाख रुपया निकल आया और 4 किलो सोना निकल आया कि आपको एज ए रिस्पांसिबल सिटीजन खुद देखना चाहिए, थोड़ा सा समझें इस चीज़ को। नौसरबाजों की कमी नहीं है पाकिस्तान में, बहुत ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो कि फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं किसी भी किस्म से, क्योंकि अभी इनामात की बात हो रही थी ओलंपियंस के लिए और कोपेमा के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस करना है, तो किसी ने इसका फ़ायदा उठाते उन्हें बेवकूफ़ बनाया और इसका वो झांसे में आ भी गए। ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि ऐसा हो जाता है तो इसके लिए जिम्मेदार थोड़े शहरी भी हों कि वो भी इस चीज़ का एहसास करें कि अक्सर हमारे यहाँ पर अगर ऐसा हो तो फिर प्लीज़ ऐसे मैसेजेस आते हैं फ्रॉडियों की तरफ से कि आपका ATM ब्लॉक हो गया, फलां नंबर पे कॉल करें तो आपको बताएंगे, तो वो बेसिकली करना क्या होता है, उन्होंने आपके अकाउंट से पैसे निकलवाने होते हैं, तो ये ख्याल आपने ख्याल खुद रखना है। दूसरा, आई रियली होप कि FIA इसमें जरूर अपना रोल प्ले करे और अगर इन फ्रॉडियों तक पहुंचा जा सके तो बिल्कुल पहुंचना चाहिए, उनके गिरफ्तार करना चाहिए। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। महंगाई और आवाम बेचारे परेशान होकर रह गए हैं। जो सब्सिडाइज डिपार्ट है यूटिलिटी स्टोर, जहां पर गवर्नमेंट ये कहती है कि हम खुद रिलैक्सेशन दे रहे हैं, चीज़ों की कीमतें कम कर रहे हैं, वहां पर भी अशिया की कीमतें जो हैं उनको हाथ नहीं लग रहा। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और घी से लेकर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमतों में 96 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा किया गया है और इसके अलावा कुकिंग ऑयल 97 रुपये फ़ी लीटर महंगा हुआ है और यही नहीं, कुकिंग ऑयल 370 रुपये तक फ़ी लीटर भी महंगा हो चुका है। फिर कॉर्न कुकिंग ऑयल की कीमत बढ़ चुकी है, टी वाइटनर 1.2 किलोग्राम कीमत 400 रुपये तक बढ़ा दिया गया, कस्टर्ड खीर समेत मुख्तलिफ स्वीट्स जो हैं उनके भी डब्बे 10 रुपये तक महंगे कर दिए गए। बिल्कुल, और जब भी आप ये जिक्र करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों की एक पूरी फहरिस्त जो जारी की जाती है, वो तो चले, आप ग्रोसरी आइटम्स का जिक्र कर लेते हैं ना जो महंगा हो जाता है, लेकिन ये घी, ऑयल, आटा, और पंजाब में आटे और मैदे की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बाद अब तंदूर और नान बाय एसोसिएशंस ने भी ये कह दिया है कि हम कीमतें बढ़ा देंगे। वो रोटी जो तंदूर पे एक मजदूर को मुनासिब कीमत पर मिल जाती थी, अगर उसकी भी कीमत बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे आवाम? ये करेंगे कि वो एक वक्त की रोटी खाना बंद कर देंगे। ये करना चाह रही है हुकूमत, जिसने वादा किया था कि कोई भूखा नहीं सोएगा। आप भूखे ना सोने के नाम पर शेल्टर होम्स खोल रहे हैं, आप जैसे दस्तरखान खोल रहे हैं, लेकिन जो लोग खुद कमा कर खाना चाहते हैं उनके लिए 2 वक्त की रोटी भी तंग करती है। बिल्कुल और इस तरह से सिचुएशन अब ये है कि जी मुत्तहिदा नॉन रोटी एसोसिएशन के अहदेदारों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने 20 सितंबर तक का टाइम दिया। उन्होंने कहा कि अगर 20 सितंबर तक आटे की कीमत जो कि उनको फराहम की जाती है वो कम ना हुई तो फिर 10 रुपये जो कीमत है उससे बढ़ाकर 12 कर दी जाएगी और फिर जो नान है वो 18 कर दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, इससे शहरी परेशान होंगे। आम रोज़मर्रा में जो अपने मामला चला रहे होते हैं वो शहरी इसके अंदर परेशान है। महंगाई में मुसलसल इजाफा है और वहाँ पर जो दावे किए जाते हैं वो ये कहते हैं अगले हफ्ते महंगाई में कमी आ जाएगी, माफिया को हम तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन उससे पहले ये कहा जाता है हमने नोटिस ले लिया है। अब वो नोटिस कितना इफेक्टिव है ये शहरियों की जुबानी सुनते हैं। महंगाई बहुत हो गई है जिसकी वजह से कोई मतलब कार हो रहा है, गरीब आदमी पिस रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, चीनी नहीं बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है, कारोबार बंद जा रहे हैं, हमारा खर्चे नहीं करके चल रहे हैं। लगता है हमारा गरीबों का चूल्हा बंद करने पे उतरी हुई है, इनको सांस ही नहीं आ रहा हमारे साथ क्या चलना चाहिए कि नहीं। आटा, चीनी, दाल हर चीज़ महंगी करी जा रही है, हुकूमत तबाही लाई जा रही है। गरीब आदमी की करेगा, ਜਿਹੜਾ 1000 रुपया मजदूरी करता वा वो बेचारा घर का खर्चा पूरा करेगा या आटा चीनी घ्यो लेगा। गरीब आदमी है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜ ਲਾਉਂਦਾ। आटा, चीनी, घ्यो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया बाहर। हर चीज़ महंगी हुई है कि वो 370 रुपये किलो हो गया जी। दोस्तों की करिए, चीनी 115 रुपये हो गई है जी। हर बंदा मजबूर है जी। आटा ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ पहुँच तो बाहर हो गया।
इंतहाई अफसोस जी। और जिस तरह से शहरी परेशान हैं कि आटा, चीनी, चावल और घी और इसके अलावा चीज़ों की बात हो रही है, बेसिक मतलब चीज़ें, दालें, आटा, चीनी, दालें हैं, घी, सब्जियां हैं, इतनी ज़्यादा कीमतें होंगी जब तो फिर आपके अफोर्डिंग रेट जो है, एक तो सबको मालूम है कि क्या है पाकिस्तान में 18-20 हज़ार रुपये अगर कोई शख्स कमाता है तो वो 2 वक्त की रोटी अफोर्ड अब नहीं करता है। अब ये फैक्ट सबके सामने आ चुका है। इंतहाई अफसोस की ये बात है कि गवर्नमेंट इस पर कुछ कर नहीं पा रही है और उल्टा ये मामला सामने आ रहे हैं कि मज़ीद कीमतें बढ़ाने के हवाले से खबरें भी आ रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ना इस हद तक किया गया मामला कंट्रोल तो फिर मज़ीद कीमतें बढ़ सकती हैं आइंदा हफ्तों में, तो ये मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और फिर जब हम गुर्बत की लकीर का जिक्र करते हैं जिसमें 40% से ज़्यादा लोग उस लकीर के नीचे आते हैं, उसमें अब मुझे लगता है कि वो लोग भी शामिल होना शुरू हो गए हैं जो रोज़ की दिहाड़ी लगाते हैं। दिहाड़ी लगी तो पैसे आएंगे, नहीं लगी तो वो महीने का 18-20 हज़ार भी नहीं कमा सकते। जो 20 हज़ार आपने खुद मजदूर की उजरत तय की है वो भी नहीं कमा सकते। तो फिर रोटी खाना, और ख़ास तौर पर ये जो नॉन बायर एसोसिएशंस वाले हैं उन्होंने कहा कि हम कीमतें बढ़ा देंगे, तो क्या गवर्नमेंट ने उनसे बात की है? क्योंकि इनको सब्सिडी दी जाती है ताकि रोटी मजदूर को या आम आदमी को सस्ती मिले, तो उसके ऊपर बात हुई है या नहीं हुई है? सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन वहीद अब्बासी साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। वहीद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी, ये क्या इशू चल रहा है? आपने गवर्नमेंट को डेडलाइन भी दी है कि इस डेडलाइन तक कीमतें कम ना हुई तो आप कीमतें बढ़ा देंगे। बात हुई है आपकी गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे से? शुक्रिया कि आपने अपना मौका बयान करने के लिए यहाँ पर बुलाया। बात ये कि गवर्नमेंट को हमने एक एप्लीकेशन दी है किसी साल को आज से 3 दिन पहले, और परसों हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हमने तो बताया है कि आटे का रेट जो है पिछले 15 दिनों से बगैर किसी स्टॉक के बढ़ता जा रहा है। इसी तरह वाइन की कीमत बढ़ रही है, जो जिसका बराह रास्त जो है असर जो है वो आवाम पर होता है। हम 15 दिन से जो है वो रोटी के रेट में हमने कोई इजाफा नहीं किया, और अभी भी हमने 10 दिन कोड दिए हैं गवर्नमेंट को 20 तारीख तक हम अपने रेट को दोबारा बहाल करें पुराने रेट पर, तो नान रोटी की कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी। अदरवाइज जो है वो मजबूरी है हमारी कि हम नान रोटी की कीमत बढ़ा दें। सही। वहीद साहब, आपने कहा कि मजबूरी है हमारी कि कीमतें बढ़ेंगी। इशू क्या है, आपको क्या लग रहा है, मसला कहाँ पर आ रहा है? गवर्नमेंट क्यों आपको लग रहा है मजबूर है कि आटे की कीमत को कंट्रोल नहीं कर पा रही है? आपने क्या सजेशंस दिए कि ताकि मसले कुछ हल हो सकें? बात ये कि गवर्नमेंट मजबूर नहीं होती है, मजबूर आवाम होती है। गवर्नमेंट ने गंदम खरीद के रखी है, स्टॉक करके रखी है, किसके लिए? उन्होंने गंदम आवाम की सहूलत के लिए लिए है, तो वो उसको रिलीज क्यों नहीं कर रही कोटा उनका? आप मिलर से बात करें तो मिलर कहते हैं हमें गवर्नमेंट ने कोटा इशू नहीं किया है, हम ओपन मार्केट से महंगी गंदम लेके महंगा आटा बना के बेचेंगे क्योंकि वो गंदम महंगी है। इस वक्त हमने तो सजेशन ये दी है गवर्नमेंट को कि आप फौरी तौर पे जो कोटा है मिल वाले में उसको इशू करें, और जिसकी वजह से गंदम का रेट कम होगा तो ऑटोमेटिकली आटे का रेट कम हो जाएगा। अगर आटे का रेट कम होगा तो ज़ाहिर रोटी का रेट जो मुकर्रर है वही उसी पे बिकती रहेगी। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट ने कोटा इशू ना किया तो ज़ाहिर रेट अगर आटे का बढ़ेगा तो मजबूरन रोटी का रेट भी बढ़ाना पड़ता है। सही। वहीद साहब, जैसे गवर्नमेंट ये कहती है कि हम सब्सिडी देते हैं ताकि रोटी की कीमत को हम मुकर्रर कर सकें और उसी कीमत पर रोटी मिले, क्या आपको कोई सब्सिडी मिल रही है आटे की परचेज के ऊपर? और उसके बाद जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, जाहिर है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी आता है, उस पर कोई बात हो सकी है? देखिए, जब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो वो ऑल ओवर दे रही है, तंदूर वाले के लिए खास सब्सिडी इसमें कोई भी नहीं है। लेकिन जो आटा आप खरीद रहे हैं बाजार से, आवाम खरीद रही है, वही आटा आप खरीद के रोटी का रेट रोटी को सेल कर रहे हैं। गवर्नमेंट का ये कहना है कि तंदूर वाला को हम स्पेशल कोई सब्सिडी है तो ये बिल्कुल सरासर गलत है और इसमें कोई सदाकत नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट सब्सिडी ऑल ओवर गंदम पे दे रही है, वो आटा जो मिल वाले मार्केट में बेच रहे हैं वही आटा लेके हम फरोख्त करते हैं रोटी को। हाँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ जो मुकर्रर रेट होता है आटे का, उस पर रेट तय होता है रोटी का, उसके मुताबिक हम रोटी फरोख्त करते हैं। ठीक है, लेकिन वही साहब, आज मैं अखबार पे बहुत बड़े बड़े एड्स देख रहा था कि एसोसिएशन की तरफ से और इस तरह से वर्कर्स की तरफ से मुतालबा किया गवर्नमेंट को कि 100 रुपये 40 किलो के थैले के ऊपर सब्सिडी दी जाए। ये क्या मामला है, ये किस तरह से सेटल होगा? 100 रुपया क्या आपको लग रहा है कि मिल सकता है, या फिर कोई मिनिमम या मैक्सिमम कीमत किस तरह से तय हुई है? देखिए जी, ये आज से तकरीबन कुछ 6 महीने पहले आपको रोटी का रेट 10 रुपए किया था। आटे का रेट गवर्नमेंट ने अभी तक तो गवर्नमेंट के खाते में 860 रुपए रेट चल रहा है, लेकिन मिल वालों ने आज से 6 महीने पहले गंदम का जब सरकारी रेट बढ़ाया है तो आटे का रेट 1040-50 रुपए कर दिया, तो उस वक्त हमारे रोटी का रेट हो गया था 10 रुपए। अब वही आटे का रेट जो है वो तकरीबन 1250 ऊपर मार्केट में मिल रहा है और बाद जगह पे आटा अवेलेबल नहीं है। मसला यहीं पर आता है कि आटे की शार्टेज और आटे का रेट को अगर कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट तो रोटी का रेट किसी सूरत नहीं बढ़ेगा।
बिल्कुल सही, रोटी का रेट किसी सूरत नहीं बढ़ेगा। वहीद साहब, ये भी किया जाता है कुछ तंदूरों की जानिब से कि रोटी का साइज कम कर दिया जाता है या मिलावट ज़्यादा कर दी जाती है, उस पर जब गवर्नमेंट एतराज़ करती है तो गवर्नमेंट का ये होता है कि हम चूंकि इस पर एतराज़ करते हैं तो फिर आप लोग जो है वो प्रोटेस्ट करने पर आ जाते हैं कीमतों को लेकर। देखिए, मुत्तहिदा नान रोटी बेकर एसोसिएशन ने हमेशा से इस चीज का गवर्नमेंट के साथ ताउन किया है कि जो वजन कम करते हैं वो हम में से नहीं है। बहैसियत मुसलमान भी हमारा ये ईमान है और अकीदा है कि जो वजन कम करते हैं वो हम में से नहीं है। तो हमारा तो ये है कि गवर्नमेंट रेट एक मुकर्रर रेट करे और वो उस पर रेट हमारे साथ तय करती है, हम उस पर रोटी बेचने के पाबंद हैं और हमारी कोशिश होती है और हम इस रेट पर उसी वजन पर रोटी बेचते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट डंडी मारती है, आटे का रेट कंट्रोल नहीं करती है, आटे का रेट बढ़ा देती है, तो फिर मजबूरन कई जगह पर रेट ज़ाहिर है कम हो जाता है, उसका क्योंकि रेट नहीं बढ़ा देती है गवर्नमेंट। इशू असल में फिर भी गवर्नमेंट की साइड से आता है। बिल्कुल ठीक, सही, इशू गवर्नमेंट की साइड से है। वही अब्बासी साहब का शुक्रिया, उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट की साइड से तो सॉल्व किया जाए, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। आम शहरी अगर रोटी लेने के लिए बाहर जाता है और वो रोटी मजीद महंगी हो जाती है तो फिर उसकी जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट की कारकर्दगी भी पड़ते हैं, और इसकी वजह से ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं जिनको बड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि अगर मैंने मैनेज नहीं किया होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज़ हैं, गवर्नेंस के इशूज़ हैं, अगर ये सॉर्ट आउट कर ली जाएँ तो मजीद परेशानियाँ ना आ सकें। बिल्कुल सिंपल सी बात है अबूजर कि आटे की कीमत जो तय की गई है उस पर आटा मिले तो तंदूर पर भी आटा सस्ता जाएगा। अब मजीद बढ़ गई, आपने खुद भी बढ़ा दी, लेकिन उसके अलावा भी मुनाफाखोरी हो रही है ना। जो आपका फिक्स्ड रेट है आटे का उस पर नहीं मिल रहा, उससे ज्यादा पे कीमत पे मार्केट में मिल रहा है। तो ये इशू आई थिंक गवर्नमेंट के ही सेटल करने के हैं, एंड आई होप कि 20 सितंबर से पहले वो इसको सेटल इन करने, वरना रोटी की कीमत भी महंगी हो जाएगी। यहाँ पे कोई नोटिस ही नहीं लेगा, कोई बोल ही नहीं सकेगा। बहरहाल जी, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। पाकिस्तान के क्रिकेट के शायकीन के लिए अच्छी खबर यह है कि उनका इंतजार है होम ग्राउंड में एक बड़ी टीम, न्यूजीलैंड की टीम आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान में रहेगी, और चूँकि 17 से पहला मैच शुरू हो रहा है और पाकिस्तान के जो शायकीन हैं बड़े खुश हैं कि बड़े SOPs के थ्रू जो वैक्सीनेटेड शायकीन होंगे वो मैच भी देख सकेंगे, और पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की टीम 18 साल बाद आ रही है, तो वाकई एक बहुत खुशी का दिन। बिल्कुल। दूसरी तरफ एक और अच्छी खबर ये है जी कि आज के दिन अब ये डिसाइड हो जाएगा कि चेयरमैन PCB जो हैं वो कौन है, जो मोस्ट लाइकली रमीज़ राजा ही है, और आज 11 बजे के करीब ये डिसीजन हो जाएगा। उसके बाद एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए, और जितने आप सीनियर हैं और चीज़ों को बड़ा ओपनली ऑब्जर्व करते हैं, सो अब लग तो यही रहा है कि रमीज़ राजा जो हैं वो चेयरमैन PCB हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वही करेंगे, ज़्यादा चांसेस इसी के हैं, लेकिन चूंकि जब तक ये हो नहीं जाता तो हम कहेंगे नहीं। आप कैसा देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को, और आने वाले वक्त में PCB में क्या होने वाला है? बहुत बहुत शुक्रिया सीमल, और आपको और अबूजर को भी सुबह बखैर। और अगर देखा जाए जिस तरह आपने बात की कि ये जो आज तब्दीली 11 बजे बिल्कुल यकीनी है, क्योंकि पेट्रन इन चीफ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन्होंने नॉमिनेट किया है रमीज राजा को, और रमीज राजा इतने श्योर है, मतलब 100% लोग कह रहे हैं वही बनेंगे कि उन्होंने वर्ल्ड कप 1992 की विनिंग टीम के कई खिलाड़ियों को आज मदऊ किया है, जिसमें आकिब जावेद जाएंगे और इंजमामुल हक जाएंगे, बाकी खिलाड़ी जो है क्योंकि वो मसरूफ हैं वो नहीं होंगे। तो इससे ये इंप्रेशन जाता है कि रमीज राजा सबको साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बुलाया। और आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का ऐलान करेंगे, क्या करना चाहते तरीके से, क्योंकि ये चौथे क्रिकेटर हैं जिनकी जिम्मे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले अब्दुल हफीज कारदार मरहूम वो BCCP के चेयरमैन होते थे, फिर उसके बाद कुछ अरसे के लिए जावेद बरकी एडहॉक कमेटी के चेयरमैन रहे, और एजाज भट्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे। ये 3 क्रिकेटर्स थे, अब रमीज चौथे क्रिकेटर्स हैं। लोगों को बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है। एहसान मानी के दौर में जिस अंदाज से क्रिकेट तबाही के दहाने पर चली गई, तवक्को की जा रही कि रमीज उसे बेहतर करेंगे। ठीक है, आपने कहा कि तवक्को की जा रही है रमीज बेहतर करेंगे, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज भी साथ साथ अटैच हैं। प्लेयर्स के हवाले से भी बात सामने आ रही है, मोहम्मद हफीज़ और दीगर प्लेयर्स, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि रमीज राजा जो हैं वो शायद उनके आने से पहले ही इस्तीफों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, तो बाद में मजीद एक्सपेक्टेड हैं। ये इसको कैसे देखते हैं आप? देखें अबूजर, बाज लोग तो इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह रहे हैं कि उसकी वजह ये है कि अभी रमीज आज 13 को वो चार्ज लेंगे चेयरमैन का, लेकिन इससे पहले ही मिसबाउल हक, वकार यूनुस इस्तीफा दे गए। बाबर आजम के हवाले से खबरें उड़ा दी गई कि उन्हें टेस्ट की कप्तानी से हटाया जा रहा है। फिर उसके बाद टीम का ऐलान कर दिया गया
टीम जो है वो 10 अक्टूबर तक हम उसमें तब्दीली कर सकते हैं। तो पिछला रेजीम जो था उसी ने सारा कुछ किया है। अब रमीज राजा के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि इस गन को कैसे वो साफ करते हैं, क्योंकि मोहम्मद हफीज की कंट्रोवर्सी आ गई, वो भी रमीज के खाते में नहीं डालेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले हफीज को कहा था कि आप 18 सितंबर को वतन वापस पहुंचे, क्योंकि हफीज वनडे टीम का हिस्सा नहीं है, वो T20 खेलेंगे। लेकिन फिर उसके बाद अचानक उन्हें कहा गया 12 सितंबर को पहुंचे और इमाद वसीम को कहा गया 18 को। तो वो कंट्रोवर्सी भी, और फिर लोग उसको कनेक्ट कर रहे हैं कि आपको याद होगा की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा 12 साल का बेटा रमीज से ज्यादा क्रिकेट जानता है। तो लोग उससे कनेक्ट कर रहे हैं, हालांकि मुझे जो मेरे जराए बताते हैं इसमें अभी रमीज का कोई अमल दखल नहीं। आज वो मुकम्मल इख्तियारात के साथ जब सामने आएंगे, जब पता चलेगा कि आया वो लोगों से इंतकाम लेते हैं या सबको एक पेज पर लेकर क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करते हैं। बिल्कुल सही। यानी कि इंतकाम या फेवरेटिज्म जो है वो हल्फ लेने के बाद, एज चेयरमैन बनने के बाद जिम्मेदारी उन पर डाली जाए। तो जो जराए से खबरें आ रही हैं कि टीम सिलेक्शन में इन्होंने रोल प्ले किया, इसको निकाल दो, इसको रख लो, वो जो उन्होंने कहा बाबर आजम ने जो इनको टेलीफोन किया, जो रिस्पॉन्ड था, आप कह रहे हैं कि वो उन पे यकीन ना किया जाए, अभी बेनिफिट ऑफ डाउट देके चांस दिया जाए कि वो चेयरमैन बन रहे हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल सही कहा सीमल आपने, क्योंकि अभी तो शक का फायदा जो है वो रमीज राजा को जाता है, क्योंकि ठीक है उन्होंने जो है वो मीटिंग तो की, इसमें कोई शक नहीं कि प्लेयर से वो मिले, लेकिन वो बहुत जल्दी मिल लिए। उनको चाहिए था कि 13 सितंबर तक का इंतजार करते। वो खुद भी अपने आप को बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते कि मैं पहले हेल्प ले लूं, मैं पहले आ जाऊं, फिर मुलाकात कर लूं। बस लेकिन वो मिल लिए और फिर उसके बाद उन्होंने प्लेयर से 2 घंटे तक मीटिंग भी की हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए आज के बाद असल दौर शुरू होगा रमीज राजा का कि क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट के असल राजा साबित होते हैं या फिर उनका भी वही हाल होता है जो गुज़िश्ता कई चेयरमैन। लेट्स होप जी आज के बाद उनका जो कि टेन्योर शुरू होगा तो फिर उनको गुड लक भी हम कहेंगे। इसके साथ साथ मिर्जा साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर है कि न्यूजीलैंड की टीम अब यहाँ पर मौजूद है और 17 से पहला मैच खेलने जा रही है, वनडे इंटरनेशनल फिर T20s भी होंगे। ये कितना मस्बत देखते हैं आप? ऑल्दो टीम पूरी वो मुकम्मल जो हाई प्रोफाइल प्लेयर्स नहीं है क्योंकि उनकी और कमिटमेंट्स थी, लेकिन टीम का यहाँ मौजूद होना 18 साल बाद क्या कितना बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग ये कह रहे थे कि अगर न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ये टीमें पाकिस्तान आएंगी तो फिर वो सर्किल पूरा हो जाएगा कि गैर मुल्की टीमों की आमद का सिलसिला, क्योंकि आपको याद है 3 मार्च 2009 को जो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ, उसके बाद से क्रिकेट रूठ गई पाकिस्तान से, बड़ी मुश्किलात हमने झेली। और दिलचस्प बात यह है सीमल के इस टीम के साथ थिलान समरावीरा आए हैं कि जिनको वो बुलेट लगी थी जब वो हमला हुआ था, श्रीलंकन बैट्समैन, वो इस टीम के साथ एज अ बैटिंग कोच आए हुए हैं न्यूजीलैंड की टीम के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी खुशाइन बात है। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वो है कि वो खुद आए हैं थिलान सिमरावीरा, और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी बात है कि देर आयत दुरुस्त आयत, कुछ तो होगा ना। ठीक है, उनके कई टॉप के क्रिकेटर्स नहीं आए, कुछ IPL में खेलेंगे, कुछ वर्ल्ड कप की तैयारियों में मसरूफ है, लेकिन बहरहाल टीम तो न्यूजीलैंड की है। लेकिन एक ब्लंडर किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सीमल और अबूजर, वो ब्लंडर ये है कि इनको यही नहीं पता था कि DRS जो डिसीजन रिव्यू सिस्टम है उसको रखना है, और उसको रखा नहीं, जिसकी वजह से ये ICC का जो वर्ल्ड कप सुपर लीग के मैचेस नहीं होंगे, ये सिर्फ एक बायलैटरल सीरीज टाइप की होकर रह जाएगी। तो इसके जिम्मेदारों का तयन भी अब रमीज राजा को करना होगा कि इतनी बड़ी सीरीज होने जा रही है, आपको यही नहीं पता। इसका मतलब है सिफारिशी लोग भर्ती किए गए थे जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान। अच्छा मिर्जा साहब, ये हमेशा ऐसे क्यों होता है कि आप शोर मचाते हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें इंटरनेशनल क्रिकेट चाहिए, अब न्यूजीलैंड की टीम आ रही है तो आपको रियलाइज हुआ कि DRS के बगैर आप ICC जो वर्ल्ड कप सुपर लीग फिक्सचर्स है उसके अंडर आप नहीं खेल सकते। मतलब इंडिया भी उसको रेंट पर लेता है, ये इतना बड़ा सिस्टम है, किसी के पास अपना नहीं भी है लेकिन आप रेंट आउट कर लेते हैं, आप मैनेज कर लेते हैं चीजों को। जी, बात आपकी सही है। मसला ये है ना कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब अगर होगा तब तो मामलात बेहतर तरीके से चलेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया ये है कि लोग सिफारिश की बुनियाद पर बड़े बड़े ओहदों पर फायज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको इतना पता नहीं होता। अब जो डायरेक्टर कमर्शियल है PCB के बाबर हामिद साहब, ये उनकी जिम्मेदारी थी DRS की, और वो सिफारिश पर आए हैं। पहले वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थे, वहां से वो खत्म हुआ उनका कॉन्ट्रैक्ट, फिर वो एक मल्टीनेशनल के साथ थे, वो इधर आ गए। 22 करोड़ की उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी करा दी गुज़िश्ता बरस
2019 में। तो लोग यही कह रहे हैं कि इनकॉम्पिटेंट लोगों की वजह से ये नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। रमीज़ादा को ये सब देखना होगा, रमीज़ादा को ये सब कुछ देखना होगा, बड़ा जरूरी है। और जिन्होंने इनकॉम्पिटेंसी की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया, उनका तयन करके उनको सजा भी देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब आपका। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब काफ़ी पॉजिटिव लग रहे थे इस मतलब थोड़ा सा ना कह रहे थे कि रमीज़ राजा आएंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। तो लेट्स होप जी कि वाकई में पीसीबी में और क्रिकेट में चीज़ें बेहतर हों उनके आने के बाद। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। एक और इशू जिससे स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी नाला नज़र आ रहे हैं और बहुत से सवालात उठा रहे हैं। शफाफियत का मयार क्या है जी? तलबा जो पेपर हल करते हैं उसकी कॉपी हर स्टूडेंट को की के तौर पर दी जाती है। जब आप MD कैट का एग्ज़ाम देते हैं यानी कि FSC करने के बाद आप एंट्री टेस्ट जिसे कहा जाता है, उस हवाले से बहुत से क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं कि अब जो नया निज़ाम जो PMC के अंडर ये एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें क्या होने जा रहा है। बिल्कुल उसमें क्या होने जा रहा है, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आपने देखा और ट्रेंड तो फिर 1 नेशन 1 MD कैट का टॉप ट्रेंड भी चलाया जा रहा है इस वक्त, क्योंकि स्टूडेंट्स जो FSC के वो बड़े परेशान है कि एंटी टेस्ट का जो निज़ाम है कि एक दिन में एंटी टेस्ट नहीं लिया जा रहा, मुख्तलिफ एंटी टेस्ट डिफरेंट बच्चों को मिलेंगे, उससे मयार जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। इसके साथ साथ प्राइस सिस्टम है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर जो इसमें फ़ीस ली जा रही है वो भी बहुत ज़्यादा है, जो कि आम स्टूडेंट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये इश्यूज़ हैं क्या, क्यों इस तरह से डिसाइड किया गया और इसका हल क्या है? हमारे साथ प्रेसिडेंट पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसको कैसे वो देखते हैं, ये आखिर किया क्यों गया है और फिर अब इसका हल क्या है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब ये जिस तरह से मैंने बताया कि MD कैट के हवाले से इस वक्त ट्रेंड भी चल रहा है, बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हैं कि उनके साथ ज़्यादती की जा रही है। एंटी टेस्ट तो पहले भी होता था डॉक्टर साहब, अब क्या ऐसा मुख्तलिफ हुआ कि बच्चे परेशान हैं काफ़ी ज़्यादा? आपने दुरुस्त कहा। देखें, एक तो हम चीज़ों को कंफ्यूज करने के लिए वी कम अप विद द टेक्नोलॉजीज़ और नई नई किस्म की टर्म्स यूज़ करते हैं ताकि लोगों को लगे कि ये बड़ी कोई मतलब हवा किस्म की और बड़ी चीज़ हम करने जा रहे हैं। इट इज़ अ सिंपल, जैसे आपने खुद फरमाया कि इट इज़ अ एंटी टेस्ट जो कि पहले शुरू किया गया शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में। दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम पंजाब, जिसकी हमने एज मुखालफत की थी। मुखालफत इस वजह से की थी कि अब मैट्रिक FSC ये आप ही एग्ज़ाम लेते हो, अपने इम्तहान के ऊपर ही आपका एतमाद नहीं है, वहाँ पर ख़राबियाँ होंगी, 20 ख़राबी होंगी। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि ये चूँकि डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं, डिफरेंट लेवल्स के वहाँ पर लोग आते हैं, बच्चों की जो होती है, तो उनको देखने के लिए ये ज़रूरी है कि एक जो है विच इज़ द एग्जामिनेशन कि जो एक इक्वलेंस किस्म की चीज़ें फराहम की जाएं। तो उन्होंने कहा कि जी हमने ये एंटी टेस्ट करना है। चले मान लिया जी बिल्कुल दुरुस्त हो गया। अब उसके साथ जो हुआ था कि इस एंटी टेस्ट की खातिर मतलब इट टुक अबाउट 15-20 साल से ये मतलब चल रहा था सारा जो एंटी टेस्ट था, एंड विच वाज अल्टीमेटली बाय द UHS कि जिसको जिम्मेदारी की गई। और थोड़ा सा अगर मैं पहले कहूँ तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी पंजाब के अंदर, दैट वाज द पंजाब यूनिवर्सिटी, और उसकी फैकल्टी को जो चेयर करते थे दैट यूज्ड टू बी द प्रिंसिपल किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, और पूरे पंजाब के अंदर वो किया करते। तो एक निज़ाम था, एक सिस्टम था। अब हमारे यहाँ एक चीज़, इट इज़ नॉट गोइंग इन टू 18वीं अमेंडमेंट आई या नहीं आई, लेकिन सिलेबा सबके डिफरेंट हैं। KPK का और है, सिंध का और है, पंजाब का और है, बलूचिस्तान का और है। और अगर हम इनका सिलेबस एक मान भी लें कि चलो इकट्ठी होंगी, तो बच्चों की जो मेंटल लेवल है इट इज़ अ डिफरेंट। और कॉलेजेस आपने डिफरेंट करने, आपने पाकिस्तान बेस्ड तो इनके एडमिशंस करने नहीं। ऐसा तो नहीं होने लगा कि सारे इकट्ठे होंगे जी, हमारी जितनी 3000 3,500 सीटें हैं और उसके ऊपर एक से लेके करेंगे और वो बच्चे जहाँ दाखिल होंगे। अब क्वेश्चन जो आपने रेज किया है, और मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा दुरुस्त है कि अकल के मतलब इन सारे दानिश्वरों को कैसे इंसान ये समझा सकता है कि भाई नई चीज उस वक्त इजाद करो जब आप समझते हो कि पहली चीज के अंदर कोई मसाइल हैं। देन शुड बी करेक्टिव मेजर्स। अगर आप समझते हो कि जी एग्जामिनेशन के अंदर हमने इक्वल सारी स्पेस देनी है तो फिर चीजें उसके साथ ठीक है ना। मेरे जैसे एक मतलब नॉर्मल आदमी को ये समझ नहीं आती कि जब हमने अंडर द UHS में मतलब पंजाब की खातिर ये बात करना चाहूंगा, बाकी सूबों में भी ऐसा ही था कि उन्होंने एक ट्रांसपेरेंट इक्वलेंस किस्म का सिस्टम इवॉल्व कर दिया था आफ्टर सर्टेन प्रोसेसेस। वो पूरे प्रोसेस करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया के अंदर बेहतरीन थे, जहां पे एक ट्रांसपेरेंसी जो थी इट वाज वेरी मच ऑब्वियस। और आप जानते हैं और मैं समझता हूँ बाकी दोस्त भी जो कि इस एंटी टेस्ट और मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले के लिए जानते हैं कि 2 शीटें होती थी। 2 शीटों के अंदर क्या होता था,
एक तो वो सिलेबस होता है, दुनिया का कोई ऐसा इम्तिहान नहीं है जिसके अंदर कोई सिलेबस ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे मतलब आज एक खास टॉपिक के लिए कहें और आप मुझे कहें कि जनाब मुझे तो आप आयतुल कुर्सी सुनाओ। तो ये ऐसी चीजें नहीं हो सकती। तो उसके लिए जो ट्रांसपेरेंसी थी अंडर द यूएचएस कि एक शीट जो थी, एक शीट बच्चा घर ले जाता था जो स्टूडेंट था, और जाके फिर शाम को की ओपन कर देते थे कि ABC किसका क्या दुरुस्त है, किसका क्या सामने। और सेकेंडली ये बात साहब कि उसमें कतई तौर पे किसी को एतराज नहीं आया था। इट वाज almost 100% satisfaction to the all the students जो कि उसके साथ अपीयर होते। अब जब जो चीज ही ठीक है तो फिर उसको नया पहिया इजाद करने की क्या, अगर हम मतलब आज तीनों बैठे हुए दोस्त हम कहें कि जी हमने आज पहिया इजाद करना है, तो मतलब कोई बंदा PMDC थी फिर PMC आ गई, या PMC ने ये भी तो दिखाना है कि हम काम कर रहे हैं। अब एक बना बनाया सिस्टम उन्होंने चेंज करना था, लेकिन सवाल फिर ये है कि क्या वो खुद इस केपेबल हैं कि उसको कंडक्ट करा सकें। आप की सिस्टम से एकदम स्क्रीन सिस्टम पर आ गए कि कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होंगे, एक ही शहर के अंदर डिफरेंट डेज में डिफरेंट सेंटर्स पे एग्जाम्स होंगे, स्टूडेंट्स तो बेचारे घूम के रह जाएंगे। मतलब ये तो एक बहुत बड़ा स्कैम लग रहा है, जबरदस्ती इनसे कराया जा रहा है। इंटरेस्टिंग ऐसे में जो बात के लिए, और आपने बिल्कुल ये दुरुस्त फरमाया कि एक ही दिन में ऐसा नहीं है कि पंजाब का एक दिन हो रहा है, ऐसा भी नहीं कि लाहौर के बच्चों का एक दिन टेस्ट हो जाएगा। इट इज लाइक कि जी अगस्त से लेकर सितंबर तक ये सारे टेस्ट होंगे, हफ्ते हफ्ते या 5-5 दिन के वक्फे के साथ होंगे, और ये शादी हाल के अंदर टेस्ट होंगे। वो लैपटॉप अच्छे हैं बुरे हैं, नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स कि ठीक है जैसा ये निजाम चलता है उसमें बदकिस्मती है, ये बड़ी बदकिस्मती है। और इसमें जो बड़ा स्कैंडल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारी जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल, उन्होंने 28 जून को गालिबन जब ये बताया कि ये जो PMC करने जा रही है इसके अंदर तो घपले हैं, ये तो ठीक नहीं है। एंड व्हाट शी हैज एक्सप्लेन्ड कि इन्होंने एक 4 मई 2020 को एक ऐड दिया, इश्तिहार दिया जिसके अंदर या टेंडर दिया कि जिसके अंदर कहा कि हमें एक ऐसी कंपनी चाहिए जिन्होंने तकरीबन 1,75,000 स्टूडेंट्स के टेस्ट करने हैं, कंप्यूटर बेस्ड हम टेस्टिंग करते हैं 1,75,000 जी। उनके लिए असूली तौर और जो इन्होंने मतलब रखी शर्तें वर्तें कि ये ऐसे ऐसे हो, फलाना फलाना हो। अब उनमें से आने की खातिर जो तारीख इन्होंने गालिबन रखी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये 10 मई इन्होंने लास्ट डेट रखी। और टेंडर के अंदर ऐसे ही होता है जो भी दिया जाए, और उसके अंदर 10 मई के साथ फिर जब देखा कि कोई नहीं है, एक्सटेंशन हमेशा एक इदारे का इख्तियार होता है, उसको बढ़ा दिया जी 17 तारीख तक बढ़ा दिया। अब एक कंपनी जिसको के सोर प्राइवेट इंटरनेशनल या सोर प्राइवेट लिमिटेड उसको कहा जाता है, उसको इन्होंने अवार्ड कर दिया। अब जस्टिस नासरा ने जब इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की तरफ से देखा कि वो कंपनी तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो कंपनी जाकर रजिस्टर्ड होती है 21/5 को, 21 मई को, जब तारीखें गुजर जाती हैं तो इतना बड़ा एक मतलब पाकिस्तान के अंदर एक रूल्स एग्जिस्ट करते हैं कि जहां भी पब्लिक के पैसे आएंगे दैट इज द पेपरा रूल्स के साथ। अब क्वेश्चन हम भी समझे कि जी चले कोई नहीं 500 है, जरूरत होती है, इख्तियारात है, नया नया अमेरिका बहादुर से हर चीजें हमने करनी है। और बदकिस्मती है कि एक बरकी साहब है जो इत्तेफाक से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के मतलब कहते हैं कि कजन है, मुझे नहीं पता कि क्या है, बट आई एम नॉट, लेकिन पीपल से कि ही इज कजन टू। अब वो अमेरिका बहादुर हमारे ऊपर जो इस समाज के ऊपर आके छाना चाह रहा है, और वो समझते हैं चूंकि ये अमेरिका में होता है लिहाजा पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा है, चूंकि अमेरिका के अंदर अच्छा हो जाता है किसके नाम पे वो कंपनी रजिस्टर हुई हो, ये तो बात का स्कैम जो खुलेगा। वो कहने वाले जो बच्चों पर डायरेक्टली असर हो रहा है कि 530 6,500 करीब कर सर आईब्रोज तो उठती हैं, वो ठीक जब आएगा कि आपने ला कानूनियत की और उसके साथ एक मैं आपको बड़ी अच्छा देखिए, आप माशाल्लाह दोनों हजरात पढ़े लिखे हैं, मतलब मेरी तो उधर जाके सिफरें ही खत्म हो जाती हैं। सच्ची बात है कि अगर ये देखें मेरे हाथ में 6030 को अगर 6000 को भी 1,75,000 के साथ किया जाए तो किसी आप जैसे पढ़े लिखे दोस्त ने कहा कि तो 10 अरब और 50 करोड़ ज्यादा का 10 अरब 50 करोड़ अगर 6000 से जरूरत नहीं इसको। अब 10-12 अरब रुपए पहले 500 रुपए का टेस्ट था, अब 6,300 का टेस्ट कर दिया। जी वो देखे ना, एक एक्सपेंस है ना, आपने टेस्ट बहुत ज्यादा है ना, मल्टीप्लाई कर दिया। ज्यादा नहीं, इसमें अरबों रुपए, इधर सारा मुल्क सुबह से लेकर शाम तक हम शोर डालते हैं, ये हुकूमतें शोर डालती हैं, बाकी शोर डालते हैं कि इतने अरब का खा लिया, 5 अरब 2 अरब, ओ खुदा के बंदो ये 10-12 अरब का इतना बड़ा टीका,
ये टीका भी कोई मतलब और ऐसे यूनिफॉर्म size टेस्ट भी का नहीं कि- है, एक जैसा टेस्ट और भी नहीं किसी है, के लोगों के साथ साथ ये ज्यादती भी हो रही चीजें। है। अब इनमें से उस्ताद दामन ने कहा था कि खाई जाओ उतो रौला पाई जाओ, तो लुक्स लाइक कि ये जो लोग मुबैना तौर पे और मतलब कहते हैं कि जी, उसके साथ होना जी। है कि इसके अंदर जो टेस्ट करने वाली कंपनी है इसमें हिस्सेदार और शराकतदारी है, मुझे लगता है कि मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, मजीद भी इसमें चीजें सामने आएंगी, लेकिन डॉक्टर साहब होगा क्या? असल सवाल तो ये है ना कि स्टूडेंट्स बेचारों की सुनी उनके साथ ज्यादती की जाएगी जा या रही है, नहीं बिल्कुल। जाएगी? उनके साथ ज्यादती की जा रही है। ऐसा लग रहा है पीएमसी एग्जाम्स के ऊपर एग्जाम्स जो ने अपना सारा खर्चा वो इन स्टूडेंट्स की फीस से ही निकालना है, चाहे 10-11 रुपये हो या देखिए, एक वेस्टेड इंटरेस्ट जब अपने मुफादात किसी भी मुआशरे के अंदर प्रिवेल करने जाएं तो फिर मैं समझता हूँ इंसाफ नहीं हो सकता, ज्यादती है और बच्चों के साथ और ज्यादती है, डॉक्टर साहब। बच्चों छोड़े बच्चों क्या बच्चों सारी कौम के साथ ही ज्यादती। आप बैठे हैं, मतलब मैं बैठा हूँ, एक मतलब आपको याद है कि पीआईए का एक बड़ा स्कैंडल, पीआईए ने 10-10 रुपये की वो बेच दिए थे सारे एप्लीकेशन फॉर्म, और करोड़ों रुपए उस जमाने में, मतलब इट इज अबाउट 70s। पंजाब यूनिवर्सिटी इत्तेफाक से मतलब उन्होंने कुछ चाहिए था प्रोजेक्ट, मैंने भी अप्लाई कर दिया आज से कुछ 2-3 साल पहले, अभी तक उस